हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम पिछली वीडियो के ही आगे वाले पार्ट को पूरा करेंगे, जिसके अंतर्गत हमें पृथ्वी की आयु का अध्ययन करना होता है। लेकिन पृथ्वी की आयु वास्तविक रूप में कितनी है, इसका अध्ययन कैसे निकलेगा, तो इसका अध्ययन हमें किस आधार पर पता चलेगा, तो वह आधार है भूवैज्ञानिक समय सारणी, अर्थात पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के आधार पर ही हमें पता चलेगा कि पृथ्वी की वास्तविक आयु कितनी है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत अस्तित्व में आए, जिसके आधार पर हमें पता चला कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस तरीके से हुई। यदि दोस्तों हम पृथ्वी के मूल स्वरूप की बात करें, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो उस समय पृथ्वी एक धधकता हुआ आग का गोला था। कैसा था? आग का गोला था। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और ये पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती गई। जब यह ठंडी हो रही थी तो यहां पर पृथ्वी पर उपस्थित बहुत सारे तत्व थे जो कि तरल अवस्था में थे। जब यह ठंडे हुए तो इनसे कुछ गैसें उत्पन्न हुई और उन्हीं गैसों के मिश्रण से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से बहुत सारे बादल निर्मित हुए। विभिन्न विभिन्न गैसों के मिश्रण से बादल निर्मित हुए और आपके वायुमंडल का निर्माण पृथ्वी के चारों ओर हो गया। जब आप पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि विभिन्न विभिन्न स्तर पर बहुत सारी गैस अस्तित्व में है। भारी गैसें नीचे होती हैं और हल्की गैसें ऊपर होती हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारी गैसें पृथ्वी से उठ रही थीं, उनके सम्मिश्रण हो रहा था और उनकी परतें बन रही थीं और उन्हीं के मिश्रण से धीरे धीरे बादलों का निर्माण हुआ और बादलों के निर्माण से वही बादल फिर पानी के रूप में पृथ्वी पर बरसने लगे। जब वह पृथ्वी पर बरसने लगे तो पृथ्वी पर जल की उपस्थिति भी हो गई। तो ध्यान रखिए, पहले आग का गोला थी, फिर ठंडी हुई, फिर ध्यान रखिए जब हम पृथ्वी का विस्थापन पढ़ेंगे या महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमारे जो ये 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं वह किस तरीके से अस्तित्व में आए थे। ठीक है, तो वो तो हम अभी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहले ये 7 महाद्वीप नहीं थे। ये क्या थे? एक पूरे के पूरे पिंड थे। ये पिंड था और ये जब पानी ऊपर से गिरा तो यह महासागरों के रूप में इस पिंड के, जिसे पेंजिया कहा जाता था, उसके चारों ओर क्या हो गया? विद्यमान हो गया, उसके चारों ओर आ गया। धीरे धीरे ये पानी इसमें आ गया। अब बहुत सारे तत्वों के सम्मिश्रण से यहां पर जलीय जीवों अस्तित्व में आने लगे। अभी तक वनस्पति अस्तित्व में नहीं आई थी। पहले जलीय जीव अस्तित्व में आए, फिर जलीय जीव के बाद रेप्टाइल आए, रेप्टाइल के बाद वनस्पतियां आई, वनस्पति के साथ ही फिर रीढ़ युक्त जीव अस्तित्व में आने लगे, फिर पक्षी वर्ग अस्तित्व में आया, फिर मानव अस्तित्व में आया। इस तरीके से विकास होता गया और हमारी पृथ्वी का जो वर्तमान स्वरूप हमें दिखाई देता है वह हमें दिखाई देने लगा। तो भूगर्भिक इतिहास के अंतर्गत हम इन्हीं चीजों का अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से पृथ्वी पर वनस्पति का जन्म हुआ, किस समय हुआ, किस तरीके से यहां पर मानवों ने जन्म लिया और किस समय लिया। तो इस सभी घटनाओं का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? भूगर्भिक इतिहास के अंतर्गत करते हैं। और उसी के आधार पर जब हम कल्पों का अध्ययन करेंगे तो उसी के आधार पर हमें पृथ्वी की आयु का भी ज्ञान हो जाएगा कि पृथ्वी की आयु वास्तव में कितनी है या हमारी पृथ्वी कितनी पुरानी है। तो क्लियर है? भूवैज्ञानिक जो समय सारणी है या पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास है उसके अंतर्गत हम किस चीज का अध्ययन करेंगे, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पृथ्वी की आयु की। तो दोस्तों, पृथ्वी की आयु की बात करें तो पृथ्वी की कोई आयु फिक्स नहीं मापी गई है। अलग अलग सिद्धांतों के आधार पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसकी आयु अलग अलग बताई है। कोई कहता है कि इसकी आयु 4.6 अरब वर्ष पूर्व है, तो कोई कहता है 3.9 बिलियन वर्ष पूर्व है, तो कोई बोलता है 2 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की आयु है। जो 4.6 अरब वर्ष पूर्व है यह उल्का पिंडों, चंद्रमा की चट्टानों के नमूनों के अध्ययन के आधार पर इसकी आयु की गणना की गई। अर्थात उल्का पिंडों का अध्ययन किया गया, जो चंद्रमा की चट्टानें हैं उनका अध्ययन किया गया, उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि हमारी पृथ्वी कितनी पुरानी हो सकती है। तो उसके आधार पर पृथ्वी की आयु कितनी बताई गई है? 4.6 अरब वर्ष पूर्व बताई गई है। 3.9 बिलियन वर्ष अर्थात अरब वर्ष रेडियो धर्मों के परीक्षण के आधार पर बताया गया है और यह जो आयु है वह सबसे विश्वसनीय व्याख्या करता है, सबसे विश्वसनीय मानी जाती है।
तो पृथ्वी की आयु के आपके पास दो डेटा आ गए। एक तो कहते हैं 4.6 अरब वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी पुरानी है, जो किसके आधार पर निकला है, जो डाटा निकला है उल्कापिंडों और चंद्रमा की चट्टानों के अध्ययन के आधार पर। दूसरा डेटा निकला है जिसमें कहा गया है कि पृथ्वी की आयु 3.9 वर्ष 9 बिलियन वर्ष है, अर्थात हमारी पृथ्वी इतनी पुरानी है। और यह अध्ययन किसके आधार पर किया गया है, रेडियोधर्मी पदार्थों के परीक्षण के आधार पर। तीसरा डाटा निकल के आता है जिसमें कहा जाता है हमारी पृथ्वी 2 अरब वर्ष पुरानी है, अर्थात हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति 2 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। और यह अध्ययन किसने किया था, यह अध्ययन किया था पियरे क्यूरी और रदरफोर्ड। इन दोनों ने अपने सिद्धांतों के आधार पर पृथ्वी की आयु 2 अरब वर्ष पूर्व बताई थी। तो इस आधार पर पृथ्वी की आयु या पृथ्वी कितनी पुरानी है, यह अलग अलग सिद्धांतों के आधार पर, अलग अलग अध्ययन के आधार पर डिसाइड किया गया है। पृथ्वी की आयु को अध्ययन करने के पीछे बहुत सारे तथ्य हैं जिनके आधार पर पृथ्वी की आयु की गणना की जाती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ तथ्य बता देता हूं जो महत्वपूर्ण है, जैसे कि 1 मिलियन में 10 लाख वर्ष होते हैं। ये आपको आगे जाके आएगा, क्योंकि जब हम पृथ्वी की आयु पढ़ेंगे तो हम 10 लाख या 1 करोड़ ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम 1 मिलियन 1 बिलियन में पढ़ेंगे। तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है और 1 बिलियन बराबर 1 अरब होता है। क्लियर हुआ। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी, तो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि उनकी व्याख्या कास्ते द वफन ने, जो कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा की गई थी। आइए हम बात कर लेते हैं कि पृथ्वी के इतिहास को जो हमने जानने का प्रयास किया है, तो वह किन तथ्यों के आधार पर उसे जानने का प्रयास किया है, अर्थात पृथ्वी की आयु की जानने की पद्धति क्या क्या रही है। तो बहुत सारे तथ्यों के आधार पर हमने इसकी आयु को जानने का प्रयास किया है, इसके इतिहास को जानने का प्रयास किया है, जिसमें जैसे एक है अवसादीकरण की दर। अब आप सोच रहे होंगे अवसादीकरण क्या होता है। अवसाद, आप देखते हैं आप घर को कुछ दिन के लिए बंद करके चले जाते हैं और जब आप कुछ महीने या कुछ दिनों बाद आते हैं और घर का दरवाजा खोलते हैं तो आप देखते हैं कि घर की फर्श पर बहुत मामूली बारीक बारीक एक धूल की परत जम गई है। वो क्या होता है, वो अवसाद होता है। तो आपको पता चल जाता है कि ये कितने दिन में अवसाद जमा, और ये अवसाद जमने की जो दर होती है वह 1.67 mm पर वर्ष होता है, मिलीमीटर प्रति वर्ष होता है। तो इसके आधार पर गणना की जा सकती है। हम अवसादी जो चट्टानें हैं उनके जमने की दर के आधार पर हम अध्ययन कर सकते हैं कि हमारी पृथ्वी कितनी पुरानी होगी, क्योंकि हमें पता है कि जो अवसाद जमने की दर है वह 1.67 मिलीमीटर पर वर्ष होती है, प्रति वर्ष होती है। तो उसके आधार पर हम देख लेंगे कि कितना अवसाद जमा हो चुका है और उसके आधार पर हम गणना कर सकते हैं कि हमारी पृथ्वी कितनी पुरानी है। दूसरा आधार क्या है, दूसरा आधार है महासागरों की लवणता। महासागरों की लवणता कितनी होती है, 35 ppt होती है। लेकिन हमें पता है कि महासागरों में जो लवणता होती है वह कहां से होती है, वह नदियों के द्वारा या पृथ्वी के द्वारा, या जो स्थल से नदियां आती हैं तो वह अपने साथ लवणों को बहा कर लेके आती हैं, उसके द्वारा ही जो महासागर हैं उनकी लवणता में वृद्धि होती है। आपने देखा होगा जो भी महासागर स्थलों से ज्यादा घिरा हुआ है, जहां पर नदियां ज्यादा मिल रही हैं, वहां की लवणता बहुत ज्यादा होती है। तो इस लवणता का अध्ययन करके भी हम पृथ्वी की आयु का पता लगा सकते हैं। दूसरा है जीवाश्मों की आयु। जीवाश्म हमारी पृथ्वी पे पाए जाते हैं, बहुत सारे जीवाश्म पाए जाते हैं। तो उन जीवाश्मों की आयु के आधार पर हम पृथ्वी की आयु का भी पता लगा सकते हैं। जैसे कि हम डायनासोर के जीवाश्म भी हमें कुछ मिले हुए हैं, तो उसके आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि डायनासोर कितने पुराने थे। फिर जब डायनासोर थे तो उसके पहले कुछ और तत्व हमारे पास मिल जाते हैं, कुछ और जीवाश्म मिल जाते हैं जो उसके पहले अस्तित्व में थे। उनके आधार पर हमें पता चल जाता है कि पृथ्वी और कितनी पुरानी हो सकती है। इसके बाद पृथ्वी के शीतलन की दर। हमें पता है कि पृथ्वी पहले आग का गोला थी और धीरे धीरे ठंडी होती जा रही है। तो जो शीतलन की दर है वो वास्तव में कितनी है और किस आधार पर हमारी पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही है, तो इसके आधार पर भी हम पृथ्वी की आयु का पता लगा सकते हैं। रेडियोमेट्रिक डेटिंग। रेडियोमेट्रिक डेटिंग किसके आधार पर की जाती है, दो तत्वों के आधार पर की जाती है, जिसमें हम यूरेनियम और थोरियम का सहारा लेते हैं। तो इनके आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, पृथ्वी की आयु का पता लगा सकते हैं। और इन सभी तथ्यों में सबसे मान्य जो तत्व माना जाता है या सबसे मान्य पद्धति जो मानी जाती है वह मानी जाती है रेडियोमेट्रिक डेटिंग। इसके आधार पर ही पृथ्वी की वास्तविक उत्पत्ति या वास्तविक आयु का पता लगाया जा सकता है।
तो ये सभी सिद्धांत हैं जिसके आधार पर पृथ्वी की आयु का पता लगाया जा सकता है, और इन्हीं के आधार पर अध्ययन करने के बाद हमें पता चला है कि पृथ्वी की आयु कितनी ज्यादा है। क्लियर हुआ? तो पृथ्वी की आयु जो आपके सिलेबस में था वो ये था। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि हमारी जो समय सारणी है उसका विभाजन किस तरीके से होगा, उसका अध्ययन किस तरीके से किया जाएगा। तो देखिए, जब हम पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं या जानने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमें कुछ चीजों को जान लेना चाहिए, क्योंकि जो सबसे बड़ा युग होता है उसे महाकल्प कहा जाता है, उसे एरा कहा जाता है। एरा का विभाजन महाकल्पों का विभाजन पीरियड में होता है, अर्थात शक में होता है, और शकों का विभाजन होता है एपोक, जो युग कहलाता है। हम बोलते हैं कि लाखों युगों से यह जीवित है, तो युगों से बड़ा शक होता है, शक से बड़ा महाकल्प होता है, और युग का विभाजन होता है एज में, अर्थात आयु में। हम बोलते हैं ना हमारी आयु 100 वर्ष है, हमारी आयु 50 वर्ष है, फिर हम बोलते हैं कि हमारे इतने पूर्वज मिलके एक युग का निर्माण करते हैं, अर्थात इतने पूर्वज इस युग में थे। तो आयु से मिलकर युग बनता है, युगों से मिलकर शक बनता है या इपोक बनता है, और शक से मिलकर महाकल्प बनता है। तो इस आधार पर हम पृथ्वी की आयु का या पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे। चलिए इस वर्गीकरण को हम समझ लेते हैं। पृथ्वी के इतिहास के वर्गीकरण को सबसे बड़ा जो होता है वह एरा होता है, महाकल्प होता है। महाकल्प को 5 भागों में बांटा जा सकता है। एक प्री पैलियोजोइक युग होता है, एक होता है पैलियोजोइक या पुराजीवी युग, एक होता है जिसे प्रथम युग भी कहा जाता है। यह जो युग है प्री पैलियोजोइक युग, इसे आदि महाकल्प युग कहा जाता है। फिर इसे प्रथम युग कहा जाता है, किसे? पैलियोजोइक युग को। फिर पैलियोजोइक युग के बाद आता है मेसोजोइक युग, जिसे मध्यजीवी या द्वितीय युग कहा जाता है। मेसोजोइक युग के बाद आता है सेनोजोइक युग, जिसे टर्शरी या तृतीय युग कहा जाता है। और सेनोजोइक युग के बाद आता है नियोजोइक युग, जो आपका वर्तमान समय चल रहा है, इसे क्वाटरनरी या चतुर्थक युग कहा जाता है। तो इस तरीके से महाकल्पों का विभाजन युगों में किया गया है। कितने युगों में किया गया? 5 युगों में किया गया है। कौन कौन से हैं? प्री पैलियोजोइक, जिसे आदि महाकल्प कहा जाता है। पैलियोजोइक पुराजीवी, जिसे प्रथम युग कहा जाता है। मेसोजोइक मध्यजीवी, जिसे द्वितीय युग कहा जाता है। सेनोजोइक टर्शरी, जिसे तृतीय युग कहा जाता है। और नियोजोइक क्वाटरनरी, जिसे चतुर्थक युग कहा जाता है। अब फिर इन युगों का विभाजन भी होगा। देख लेते हैं एक एक का कि प्री पैलियोजोइक युग के अंतर्गत क्या क्या आता है, पैलियोजोइक के अंतर्गत क्या क्या आता है, मेसोजोइक के अंतर्गत क्या आता है, सेनोजोइक के अंतर्गत क्या आता है, और नियोजोइक के अंतर्गत क्या क्या आता है। यदि हम प्री पैलियोजोइक की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आता है अजोइक युग, आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन। क्लियर हुआ? क्या क्या आता है? अजोइक, आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन, ये काल होते हैं। इसके बाद पैलियोजोइक की बात करते हैं, प्रथम युग की बात करते हैं, तो इसका विभाजन भी कुछ भागों में किया गया है, जैसे कि कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सेल्यूरियन, डोबोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। इतने भागों में इसे बांटा गया है। इसके बाद हम सेनोजोइक की बात करें, मेसोजोइक की बात करें, जो कि मध्यजीवी युग है, जिसे द्वितीय युग कहा जाता है, तो इसे भी निम्न भागों में बांटा गया है। जैसे कि इसमें ट्रियासिक युग आता है, जुरेसिक युग आता है और क्रेटेशियस युग आता है। इसके बाद इनका विभाजन भी किसमें किया जाता है? फिर आता है सेनोजोइक युग, टर्सरी युग, और टर्सरी युग जिसे तृतीय युग कहा जाता है, इसका विभाजन भी कुछ भागों में किया जाता है। किस किस में किया जाता है? तो इसके अंतर्गत आता है पैलियोसीन युग, इसके बाद इयोसीन युग, ओलिगोसीन युग और मायोसीन युग और प्लायोसीन युग। तो तृतीय युग के बाद कौन सा युग आता है? चतुर्थ युग आता है, उसको भी निम्न भागों में बांटा जाता है, जैसे कि इसके अंतर्गत प्लेस्टोसीन आता है और होलोसीन आता है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से महाकल्प को हमने विभिन्न युगों में बांटा, फिर विभिन्न युगों को हमने विभिन्न कालों में बांटा, और ये काल जो होते हैं फिर इनको हम एज में बांटते हैं, समय में बांटते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक एक युग की, एक एक काल की, कि उस काल में किस किस चीज का विकास हुआ, किस तरीके से हमारी पृथ्वी का धीरे क्रमिक रूप से विकास हुआ। तो बात कर लेते हैं पहले प्री पैलियोजोइक युग की।
प्री पैलियोजोइक युग, जिसे आदि महाकल्प कहा जाता है, जिसमें हमारी पृथ्वी ठंडा होना प्रारंभ हुई थी। जैसे ही हमारी पृथ्वी ठंडा होना प्रारंभ हुई तो पृथ्वी में, मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी जैसे ही ठंडी हो रही थी तो उसमें विभिन्न गैसों का मिश्रण हो रहा था, और उन्हीं विभिन्न गैसों के मिश्रण से हमारे वायुमंडल ने जन्म लिया। वायुमंडल में विभिन्न परतों ने जन्म लिया, और जैसे ही वायुमंडल का निर्माण हुआ, यहां पर बहुत सारी गैसें आपस में मिलने लगीं, और उन्हीं से बादलों का निर्माण हुआ, और बादलों के निर्माण से पानी के रूप में, ये बादल वर्षा के रूप में, पानी के रूप में हमारी पृथ्वी पर बरसे, और हमारी पृथ्वी पर पानी अस्तित्व में आया। और इसी युग में जो सबसे पहला काल था, जिसे बोला जाता है अजोइक काल, अजोइक, जिसका समय काल माना जाता है 4560 मिलियन वर्ष, अर्थात आज से 4560 मिलियन वर्ष पूर्व सेलों के जीवाश्म, हमारी जो सेलें थी, हमारी जो पृथ्वी पर जो चट्टानें थीं, उसमें जीवाश्म का पूर्णतः अभाव था। अर्थात उस समय तक किसी भी जीव ने जन्म नहीं लिया था, चाहे वह रीढ़ युक्त हो, चाहे वह कवक हो, फंजाई हो, कुछ भी हो। इस वक्त तक किसी ने भी जन्म नहीं लिया था। ना तो पृथ्वी पर वनस्पति थी, ना ही जीव जंतु थे, अर्थात किसी भी प्रकार का जीवाश्म पृथ्वी पर अस्तित्व में नहीं था। अजोइक युग के बाद आता है आर्कियन युग, जो कि 4000 मिलियन वर्ष पूर्व अस्तित्व में आता है। इस समय चट्टानों में ग्रेनाइट और नीस प्रकार की चट्टानों की प्रधानता विद्यमान होती है। अर्थात इस प्रकार की जो चट्टानें हैं, ग्रेनाइट और नीस, वह किस काल की मानी जाती हैं? वह आर्कियन काल की मानी जाती हैं। इनका उद्भव आर्कियन काल में हुआ था। ग्रेनाइट और नीस का ही क्यों हो रहा था? मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी पहले आग का गोला थी और अब धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। तो जैसे ही ठंडी हुई तो इसमें जो विभिन्न तत्व थे, विभिन्न धातुएं थीं, अधातुएं थीं, ये पिघली हुई अवस्था से धीरे धीरे ठोस अवस्था में आई। तो जैसे ही ठोस अवस्था में आई तो जो क्रिस्टल युक्त चट्टानों का निर्माण हुआ, जिन्हें ग्रेनाइट चट्टान कहा जाता है और जिनका निर्माण मैग्मा के जमने से होता है, तो वही अस्तित्व में आएंगी। तो सबसे पहले आर्कियन युग में कौन सी चट्टानें अस्तित्व में आई? ग्रेनाइट और नीस प्रकार की चट्टानें अस्तित्व में आई। और मैंने आपको बताया कि इस समय धातु अधातु पिघली हुई अवस्था से धीरे धीरे ठोस अवस्था में आ रही थी। तो इन्हीं चट्टानों में सोना एवं लोहे की अधिकता पाई जाती है। सोना और लोहा इन चट्टानों में पाया गया। इसी काल में कनाडियन सील्ड और फेनो स्कैंडियन सील्ड का भी निर्माण हुआ। जब आप उत्तर अमेरिका के अंतर्गत कनाडा महाद्वीप को पढ़ते हैं, कनाडा को पढ़ते हैं, तो कनाडा में आप चित्र में देखेंगे कि इस तरीके से उत्तर अमेरिका का नक्शा कुछ इस तरीके से होता है। तो यहां पर जो एक सील्ड होती है जिसे कहा जाता है कनाडियन सील्ड। तो इस कनाडियन सील्ड का निर्माण कब हुआ था? आर्कियन युग में ही माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्री पैलियोजोइक युग में पहले अजोइक युग आता है, जिसमें हमारी पृथ्वी आग का गोला थी, धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, और ठंडी होने के कारण यहां पर किसी भी जीवाश्म का पाया जाना उचित नहीं था, अर्थात नहीं पाई गई, मतलब यहां पर कोई भी जीवाश्म का अस्तित्व नहीं मिलता है। उसके बाद आर्कियन युग आता है, और आर्कियन युग में अब पृथ्वी जैसे धीरे धीरे ठंडी हुई तो यहां जो पिघली हुई अवस्था में धातु अधातु और चट्टानें थीं, वह ठोस अवस्था में आने लगी, और सबसे पहले ग्रेनाइट और नीस प्रकार की चट्टानें अस्तित्व में आईं। इसी समय जो चट्टानें हैं, इनमें सोने और लोहे की बहुलता मिलती है। कनाडियन सील्ड और फेनो-स्कैंडियन सील्ड का निर्माण भी आर्कियन युग में ही हुआ था। इसके बाद आता है प्री कैम्ब्रियन काल। प्री कैम्ब्रियन काल 250 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। फिर पृथ्वी धीरे धीरे और ठंडी हो रही थी, और अब यहां पर रीढ़ विहीन जो जीव थे, जिसमें हम कवक, फंगाई और एल्गी की बात करते हैं, वह अस्तित्व में आ जाते हैं, उनका प्रादुर्भाव हो जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि जीव अस्तित्व में कब आते हैं, तो वह प्री कैम्ब्रियन काल में आते हैं। 250 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में आते हैं। आर्कियन युग में कोई भी जीवाश्म नहीं था, अजोइक युग में कोई भी जीवाश्म नहीं था। जैसे ही प्री कैम्ब्रियन काल आता है तो यहां पर ऋण विहीन जीव अस्तित्व में आ जाते हैं, और इनके अंतर्गत कवक, फंगाई और एल्गी आते हैं। इनका विकास हो चुका था, परंतु यह स्थल भाग में नहीं थे। ये कहां पर थे? यह समुद्री भाग में थे। तो रीढ़ विहीन जीव, कवक, फंगाई और एल्गी का प्रादुर्भाव इस काल में हो जाता है, प्री कैम्ब्रियन काल में हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, अभी तक जो स्थल रूप था वह कैसा था? वह जीव विहीन था। यह जीव स्थल भाग में नहीं थे, समुद्र भाग में थे। तो क्लियर हुआ, जल में तो जीवों की उत्पत्ति हो गई, लेकिन अभी भी जो स्थल भाग था वह जीव विहीन था। और इसी समय प्री कैम्ब्रियन काल में ही भारत में अरावली और धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है।
अरावली पर्वत का निर्माण हुआ और धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। जब आपने भारत का भूगर्भ का इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा था कि आप पहले धारवाड़ क्रम की पहले आर्कियन युग की चट्टानें आती हैं, फिर धारवाड़ क्रम की आती हैं, फिर कुड़प्पन आती हैं। तो वहां पर जिन चट्टानों का निर्माण हो रहा है उनका निर्माण भी हम इन्हीं के अंतर्गत पढ़ते चलेंगे। तो क्लियर है, आपने जो प्रथम प्रश्न पत्र के खंड वा जो भूगोल विषय है उसके अंतर्गत जब हमने भारत का भूगर्भ का इतिहास पढ़ा था तो उसको भी लेकर चलते चलिए, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद आता है पैलियोजोइक युग। पैलियोजोइक युग अर्थात पुराजीवी महाकल्प। पुराजीवी कल्प के अंतर्गत भी बहुत सारे युग आते हैं, जैसे एक आता है कैम्ब्रियन काल। कौन सा काल आता है? कैम्ब्रियन, जिसकी आयु मानी जाती है 600 से 500 मिलियन वर्ष पूर्व। अर्थात ये कब अस्तित्व में आया था? 600 से 500 मिलियन वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया था। इसी समय प्रथम बार स्थल भागों में समुद्रों का अतिक्रमण हो गया था, अर्थात अब समुद्र का विस्तार बढ़ने लगा था, स्थल भाग में भी समुद्र फैलने लगे थे। जो प्राचीनतम अवसादी शैलें हैं उनका निर्माण इस काल में माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो अब शैवाल, कवक, फंगाई थे, जो जीव थे, वह समुद्री भाग में स्थित थे, लेकिन उनका अस्तित्व अभी मैदानी भागों में नहीं आया। लेकिन जैसे ही यह समुद्र का जो प्रादुर्भाव है वह स्थल भागों में होने लगा तो ये जीव भी स्थल भागों में जाने लगे और इनके मरने, सड़ने, गलने से यह अवसाद के रूप में जमा होने लगे। और जो प्राचीनतम अवसादी शैल हैं वह कहाँ अस्तित्व में आ जाती हैं? कैम्ब्रियन काल में अस्तित्व में आ जाती हैं। भारत में जो विंध्याचल पर्वत है उसका निर्माण किस काल में माना जाता है? पूर्णतः निर्माण कैम्ब्रियन काल में माना जाता है। पृथ्वी पर सर्वप्रथम वनस्पति एवं जीवों की उत्पत्ति हुई। ध्यान रखिए, अब इस काल में धीरे धीरे वनस्पति और जीवों की उत्पत्ति होने लगी और समुद्री घासों के रूप में हुई। ये बात ध्यान रखिए, अभी भी स्थल भाग जीव विहीन ही था, यहां पर वनस्पतियों की उत्पत्ति नहीं हुई। अभी भी कैम्ब्रियन काल में कहां पर होती है? समुद्रों में वनस्पति और जीवों की उत्पत्ति होने लगती है। पहले ऋण विहीन थे, अब धीरे धीरे ऋण युक्त जीव अस्तित्व में आने लगे। फिर आता है आर्डोविशियन काल। आर्डोविशियन काल का समय माना जाता है 500 से 440 मिलियन वर्ष पूर्व। 500 से 440 मिलियन वर्ष पूर्व आर्डोविशियन काल आता है और इस काल में सागरीय वनस्पति, समुद्र में रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ। अब सागरीय वनस्पति का विस्तार ज्यादा होने लगा, बहुत ज्यादा वनस्पतियां, नई नई आकार, नई नई प्रकृति की वनस्पतियां अस्तित्व में आने लगी। साथ ही साथ रेंगने वाले जो जीव थे वह भी समुद्री जीव के रूप में अस्तित्व में आने लगे। लेकिन ध्यान रखिए, अभी तक भी स्थल भाग जीव विहीन था, स्थलों पर जीवों का अस्तित्व नहीं आया था। तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा कि पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। जैसे ही धीरे धीरे ठंडी हुई तो वहां पर जो चट्टानें थीं वह पहले कैसी थी? तप्त अवस्था में थी, वह ठोस अवस्था में आई। तो सबसे पहले आपके ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों का विकास हुआ। फिर उसके बाद आपके किसका? आर्कियन युग की चट्टानों का निर्माण हुआ। फिर आपकी धारवाड़ युग की चट्टानों का निर्माण हुआ और अब धीरे धीरे जो जीव थे वह कहां पर? वनस्पति थी, वह कहां पर? समुद्रों में अस्तित्व में आने लगी। लेकिन अभी तक जो आपका स्थल भाग है वह जीव विहीन ही रहा। फिर आता है सिल्यूरियन काल। सिल्यूरियन काल का समय माना जाता है 440 से 400 मिलियन वर्ष पूर्व। इसमें रीढ़ वाले जीव का काल भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? रीढ़ वाले जीवों का काल। यहां पर रीढ़ वाले जीव, जो रेंगने वाले जीव थे, वह अस्तित्व में आ जाते हैं। जिनके पास रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उस तरीके के जीव अस्तित्व में आ जाते हैं। इसी समय समुद्र में मछलियों की उत्पत्ति हुई, प्रवाल जीवों की उत्पत्ति हुई, उनका विस्तार होने लगा। स्थल पर पहली बार पौधों का उद्भव सिल्यूरियन काल में ही माना जाता है। तो अब धीरे धीरे वनस्पति कहां पर आने लगी? स्थल भाग में आने लगी। किस काल में? सिल्यूरियन काल में। तो प्रवालों का विकास हुआ, प्रवालों का विकास हुआ, समुद्रों में मछलियों का विकास हुआ और रीढ़ वाले जो जीव हैं उनका विकास हुआ। किस काल में? सिल्यूरियन काल में। ध्यान रखिए, ये पौधे पत्ती विहीन थे और ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न हुए थे। तो सबसे पहले जो पौधे अस्तित्व में आते हैं वो पत्ती विहीन थे और कहां पर आते हैं? ऑस्ट्रेलिया में अस्तित्व में आते हैं। यह काल कैलिडोनियन पर्वतों के हलचलों का काल था। इस समय कैलिडोनियन जो पर्वत थे उनके हलचलों का काल था, उनके निर्माण का काल इसको माना जाता है। इसी काल में स्कैंडेविया, स्कॉटलैंड के पर्वतों का निर्माण हुआ और साथ ही साथ अरावली, सतपुड़ा और महादेव पर्वतों का निर्माण भी माना जाता है। अब आप सोच रहे हो कि सर
अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत आप बहुत पहले से बताते आ रहे हैं। तो अलग अलग समय में इनका निर्माण होता जा रहा है। अरावली पर्वत का निर्माण कब माना जाता है? सिल्यूरियन काल में माना जाता है। सतपुड़ा पर्वत का निर्माण भी कब माना जाता है? सिल्यूरियन काल में माना जाता है। ऐसे ही जो महादेव पर्वत है उनका निर्माण भी कब माना जाता है? सिल्यूरियन काल में। ध्यान रखिए, किसी एक पर्वत का निर्माण एक ही काल में नहीं हुआ, धीरे धीरे इनका प्रारंभ यहां पर हुआ, लेकिन पूर्णतः निर्माण आगे के कालों में होता है। क्लियर हुआ? तो इनका निर्माण तो प्रारंभ हो गया, लेकिन धीरे धीरे इनका निर्माण आपको अस्तित्व में मिलता जाएगा। और अभी भी हम देखते हैं तो सतपुड़ा का निर्माण अभी भी चल रहा है। ऐसा नहीं कि ये इसका निर्माण बंद हो चुका है। तो इसे नवीन वलित पर्वत कहा जाता है सतपुड़ा को। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है डेवोनियन काल। डेवोनियन काल का समय कब माना जाता है? तो इसे 400 से 350 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। डेवोनियन काल में पृथ्वी की जलवायु समुद्र जीवों के लिए सर्वाधिक अनुकूल मानी जाती है, अर्थात यह जीवों के अनुकूल हो गई और अब इस समय बहुत सारे जीव अस्तित्व में आने लगे। इसी समय पर शार्क मछली का आविर्भाव हुआ। उभयचर जीव क्या कहलाते हैं? जो समुद्र में भी रह सकते हैं, अर्थात पानी में भी रह सकते हैं और स्थलों पर भी रह सकते हैं। तो उभयचर जीव का विकास हुआ। फर्न क्या है? एक प्रकार की वनस्पति है जो मुलायम पत्ती वाली होती है, उसका विकास भी यहीं पर हुआ। बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, फर्न के जंगल आपने नाम सुना होगा। तो इसका विकास भी डेवोनियन काल में ही माना जाता है। इसे मत्स्य युग भी कहा जाता है, क्योंकि मत्स्य युग, मत्स्य प्रकृति के जो जीव थे उनका आविर्भाव सबसे ज्यादा डेवोनियन काल में ही हुआ था। इसी समय ज्वालामुखी क्रियाएं भी सक्रिय होने लगी। अभी तक ज्वालामुखी क्रियाएं नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई थी, लेकिन अभी पृथ्वी में हलचल नहीं हो रही थी। लेकिन अब जैसे ही पृथ्वी में जो प्लेटों में हलचल है वह प्रारंभ होती है, तो हलचल के कारण अब यहां पर ज्वालामुखी क्रियाएं भी उत्पन्न होने लगती हैं। तो ज्वालामुखी क्रियाओं के उत्पन्न होने का समय क्या माना जाता है? डेवोनियन काल का समय माना जाता है। 400 से 350 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। फिर आता है कार्बोनिफेरस युग। आपको पता होगा कि जो जीवाश्म पाया जाता है, जो कोयला पाया जाता है, जो प्राकृतिक गैसें पाई जाती हैं, हम बोलते हैं कि ये कार्बोनिफेरस युग की हैं, गोंडवाना काल की हैं। तो जो गोंडवाना काल था उसका विकास कहां पर हुआ था? कार्बोनिफेरस युग में हुआ था। यह गिलेसेप्टोरियस वनस्पति का काल था। इस समय क्या था? बहुत बड़े बड़े, बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष पाए जाते थे। जो गिलोसेप्टेरियस वनस्पति थी वह के जो वृक्ष होते थे वो करीब 100 फीट ऊंचे हुआ करते थे। लेकिन पृथ्वी में हो रही हलचल के कारण, इसका जो पेंजिया का विभाजन हो रहा था उसके चलने के कारण क्या हुआ कि ये जो फर्न की वनस्पति हो गई, गिलोसेप्टेरिस वनस्पति हो गई, इसके जो जंगल थे वह क्या हो गए? नीचे दब गए। नीचे दब जाने के कारण अब कितने वर्ष हो गए? कार्बोनिफेरस युग कितना वर्ष पुराना है? तो उसके दबने के कारण, धीरे धीरे प्रक्रिया होने के कारण धीरे धीरे कोयले का निर्माण हुआ। इसलिए हम बोलते हैं जो कोयले का निर्माण हुआ वो गोंडवाना काल की चट्टानों में हुआ। और जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं वह कार्बोनिफेरस युग की मानी जाती हैं। क्यों? क्योंकि कार्बोनिफेरस युग में ही गिलोसेप्टोरिस वनस्पति पाई जाती थी और इसके पहले फर्न के जंगलों का विकास हुआ था। और जैसे ही फर्न के वृक्ष पैदा हुए तो इनके पृथ्वी की हलचल के कारण यह पृथ्वी के नीचे दब गए और दब जाने के कारण यह अवसाद में परिवर्तित हो गए और धीरे धीरे कोयले में बदल गए। इसी समय जो रेंगने वाले जीव हैं, रेप्टाइल्स हैं, वो उनका स्थल पर आविर्भाव होने लगा। अब यह स्थल पर आने लगे, स्थल पर इनका विकास होने लगा। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण भी कार्बोनिफेरस युग में ही माना जाता है। इसे उभयचर युग भी कहा जाता है और पेंजिया का विखंडन इस काल में प्रारंभ हो जाता है। तो जैसे ही पेंजिया का विखंडन होता है और पेंजिया दो भागों में टूट जाती है, एक हो जाता है आपका अंगारा लैंड और एक हो जाता है आपका गोंडवाना लैंड। फिर आता है पर्मियन काल। पर्मियन काल का जो समय है वह माना जाता है 270 से 225 मिलियन वर्ष पूर्व। यह हर्सियन पर्वतीकरण का काल है। यहां पर हर्सियन जो पर्वत हैं उनका निर्माण होता है। साथ ही साथ भ्रंशों के निर्माण के कारण जो ब्लैक फॉरेस्ट है, वॉसजेज है, मेसेटा है, अल्ताई है, तिएनशान है, ऑपलेशियन है, इन विभिन्न पर्वतों का निर्माण भी पर्मियन कालों में होता है। अर्थात इनका निर्माण पर्मियन काल के समय का माना जाता है। स्थल पर अनेक प्रजातियों के जीव एवं वनस्पतियों का निर्माण धीरे धीरे पर्मियन काल में होने लगता है।
आंतरिक झीलों के बाष्पीकरण से पृथ्वी पर पोटास के भंडारों का भी निर्माण हो जाता है। तो यदि पूछा जाए कि पोटास के भंडारों का निर्माण किस काल में हुआ था, तो वह पर्मियन काल में माना जाता है, पर्मियन काल में हुआ था। और इसी समय भारत में दामोदर जो श्रेणी है और दामोदर श्रेणी का जो कोयला है उसका निर्माण हुआ था। तो दामोदर श्रेणी का जो कोयला है वो कार्बोनिफेरस युग के बाद का कोयला है। क्लियर हुआ? वह कब का है? पर्मियन काल का कोयला है। फिर उसके बाद आता है अब मेसोजोइक युग, जिसे मध्यजीवी महाकल्प कहा जाता है। तो हमने देखा था जो कि मेसोजोइक युग है, मध्यजीवी महाकल्प है, इसे भी विभिन्न कालों में बांटा गया है। जैसे कि सबसे पहला इसमें आता है ट्रियासिक काल। अब धीरे धीरे हमने देखा था कि जो आप पेंजिया था उसका विखंडन कार्बोनिफेरस युग में प्रारंभ हो जाता है। फिर ट्रियासिक जैसे युग आता है तो अब जो अंगारालैंड और गोंडवानालैंड बन जाते हैं, इनका विभाजन भी प्रारंभ हो जाता है। जो ट्रियासिक युग है यह रेंगने वाले युगों का ही काल माना जाता है, इसे रेंगने वाले जीवों का काल कहा जाता है। आर्कियोप्लेटरिक्स जीव जो कि स्थल और आकाश दोनों में उड़ सकते हैं, दोनों में चल सकते हैं, उनका विकास का काल माना जाता है। यहां पर स्तनधारी जीवों की भी उत्पत्ति मानी जाती है, अर्थात अब जो स्तनधारी जीव हैं वह अस्तित्व में आने लगते हैं। तो आप देख रहे हैं कैसे धीरे धीरे सबसे पहले कवक और फंजाई अस्तित्व में आई थी, फिर धीरे धीरे वनस्पतियों का विकास, मत्स्य वर्ग का विकास जल या समुद्र में हुआ था, फिर धीरे धीरे रेप्टाइल का विकास भी समुद्र में हुआ, फिर वह धीरे धीरे स्थल में आने लगे, फिर धीरे धीरे स्थल में वनस्पति का विकास हो रहा है, और अब धीरे धीरे रेंगने वाले जो रेप्टाइल हैं उनके साथ साथ आर्कियोप्टेरिस जो आकाश और पृथ्वी दोनों में चल सकते हैं उनका विकास होने लगा, और अब धीरे धीरे स्तनधारी वर्ग का भी विकास होने लगा। तीव्र गति से तैरने वाला जो लावास्टर है, जो कि किसकी केकड़े की प्रजाति है, उसका विकास भी ट्रियासिक काल में ही माना जाता है। साथ ही साथ जो डायनासोर हैं, डायनासोर के जन्म का काल भी ट्रियासिक काल माना जाता है। ट्रियासिक काल में अब पृथ्वी पर डायनासोर का अस्तित्व हो जाता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और आता है जुरैसिक काल। जुरैसिक काल में फिर से जो अंगारालैंड है और जो गोंडवानालैंड है उसमें विभाजन चालू हो जाता है, और विभाजन के कारण अब पृथ्वी पर बहुत सारी हलचलें होने लगती हैं, जिस कारण से बहुत सारे जीवों का अस्तित्व मिट जाता है। जैसे कि डायनासोर का अस्तित्व धीरे धीरे मिटने लगता है। जो जुरैसिक काल है, इस समय डायनासोर पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, इसीलिए इस काल को जुरैसिक काल या डायनासोरों का काल भी कहा जाता है। लेकिन इसके बाद इनका अस्तित्व स्वतः समाप्त हो जाता है। मगरमच्छ के समान सिर और मछली के समान धड़ वाले जीवों का विकास जुरैसिक काल में माना जाता है। साथ ही साथ डायनासोर और रेप्टाइल का विकास भी इस काल में माना जाता है। जलचर, स्थलचर और नभचर तीनों का आविर्भाव हो जाता है, अर्थात इस प्रकार के जीव जो नभ में भी चल सकते हैं, आकाश में भी चल सकते हैं, जल में भी चल सकते हैं और स्थल में भी चल सकते हैं, अर्थात उड़ने वाले, रेंगने वाले, तैरने वाले सभी प्रकार के जीवों का विकास जुरैसिक काल में हो जाता है। अब यहां पर जो पुष्पयुक्त वनस्पति है उसका भी विकास होने लगता है। साथ ही साथ यूरोप के जो लोहा है और अफ्रीका का जो हीरा है वह भी इसी काल का माना जाता है। लेकिन इसी काल के अंत में धीरे धीरे पृथ्वी में हलचलें बढ़ जाती हैं, और हलचलें बढ़ जाने के कारण जो डायनासोर है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसके बाद आता है क्रिटेशियस काल। क्रिटेशियस काल का समय माना जाता है 135 से 70 मिलियन वर्ष पूर्व। इस समय आवृत बीजी पौधों का विकास होता है। साथ ही साथ बड़े बड़े कछुओं का विकास होता है। रॉकी एंडीज जो नवीन वलित पर्वतमाला के रूप में जानी जाती हैं, उनका विकास भी क्रिटेशियस युग काल में ही माना जाता है। भारत में ज्वालामुखी उद्भेदन से दक्कन ट्रैप की चट्टानें और दक्कन ट्रैप की चट्टानों के धीरे धीरे विखंडन से काली मृदा का निर्माण भी क्रिटेशियस काल का ही माना जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर चूना पत्थर की चट्टानों का भी विकास हुआ। साथ ही साथ गोंडवाना युग का विखंडन चालू हुआ। तो जो गोंडवाना युग है उसका विखंडन चालू हो जाता है, गोंडवाना युग की चट्टानों का विखंडन चालू हो जाता है। यहीं पर दक्कन ट्रैप की जो चट्टानें हैं, ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित लावा के द्वारा जिनका निर्माण होता है, उनका निर्माण भी क्रिटेशियस काल में ही माना जाता है। तो विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है कि किस काल में किन किन चीजों का विकास हुआ। फिर आता है सेनोजोइक युग, जिसे नवजीवी महाकल्प कहा जाता है। सेनोजोइक युग में भी बहुत सारे काल हैं जिनमें अलग अलग चीजों का विकास हुआ। जैसे पहला आता है पैलियोशीन काल, जिसका समय माना जाता है 70 से 60 मिलियन वर्ष पूर्व। इस समय अल्पाइन पर्वत
पर्वतीकरण का यह काल माना जाता है, अर्थात यहाँ पर अल्पाइन जो वृक्ष हैं उनका निर्माण होता है, साथ ही साथ अल्पाइन पर्वतों का निर्माण होता है। और इसी समय स्तनधारी जीव व पुच्छविहीन बंदरों का आविर्भाव हो जाता है। अब यहां पर बंदरों का आविर्भाव अस्तित्व में आ जाता है। कौन से? जिनमें पूंछ नहीं होती है, बगैर पूंछ के बंदर, पुच्छहीन बंदरों का आविर्भाव होता है सबसे पहले, और स्तनधारी जीव पूर्ण अस्तित्व में आ जाते हैं। इसके बाद आता है इयोसीन काल, जिसका समय माना जाता है 60 से 40 मिलियन वर्ष। 60 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व इयोसीन काल प्रारंभ होता है और इसमें रेंगने वाले जीव प्रायः समाप्त हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी भी रेंगने वाले जीव तो हैं, लेकिन वह धीरे धीरे फिर से अस्तित्व में आते हैं, नई नई प्रजातियों के रूप में अस्तित्व में आते हैं। यहां पर जो रेंगने वाले जीव थे वो किसी और रूप में थे। आप देखते हैं कि डायनासोर थे, बहुत सारे ऐसे जीव थे जो बहुत ही वक्षण, बहुत ही बड़े शरीर के हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा था, उनका अस्तित्व समाप्त होता जा रहा था। तो जो इयोसीन काल आता है, इस समय रेंगने वाले जीव प्रायः समाप्त हो जाते हैं। इसी समय प्राचीन बंदर व गिब्बन म्यांमार में उत्पन्न होते हैं। साथ ही साथ जो हाथी, घोड़ा, गेंडा, सुअर होते हैं, इनके पूर्वजों का अस्तित्व कहां पर आता है? इयोसीन काल में ही ये अस्तित्व में आते हैं। अर्थात इनका मूलतः जन्म कब होता है? इयोसीन काल में होता है। उसके बाद आता है ओलिगोशीन का काल। ओलिगोशीन 40 से 25 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। तो जो अभी कुत्ता, बिल्ली और भालू हैं, इनके पूर्वजों का विकास कहां पर हुआ था? ओलिगोशीन काल में हुआ था। साथ ही साथ मानव के जो पूर्वज हैं उनका भी विकास या उनका भी आविर्भाव ओलिगोशीन काल में हुआ था। बंदरों का विकास तो पहले ही हो चुका है, पुच्छविहीन बंदरों का, लेकिन जो मानव के पूर्वज हैं उनका विकास ओलिगोशीन में माना जाता है। बृहद हिमालय की उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है और इसे कपी युग कहा जाता है, क्योंकि यहां पर कपियों का विकास होने लगता है और कपी को ही क्या माना जाता है? इंसानों का पूर्वज माना जाता है। इयोसीन काल आता है उसके बाद, जो कि 25 से 11 मिलियन वर्ष पूर्व का काल था। इस समय मध्य एवं लघु हिमालय की उत्पत्ति होती है। साथ ही साथ शार्क मछली, हंस, बतख और पेंगुइन की उत्पत्ति इस काल में मानी जाती है। इसके बाद आता है प्लायोसीन का काल। प्लायोसीन के काल जो समय है वह 11 मिलियन से लेकर 1 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। अर्थात आज से 11 मिलियन से 1 मिलियन वर्ष पूर्व का काल इयोसीन का काल कहलाता है। इस समय अब जो नवीन हिमालय का जो आखिरी वाला भाग है, जिसे शिवालिक कहा जाता है, उसकी उत्पत्ति का काल माना जाता है। इसी समय बड़े स्तनधारी प्राणियों की संख्या में ह्रास होने लगा था। जो बहुत बड़े बड़े आकार के स्तनधारी प्राणी हुआ करते थे, उनकी संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है। साथ ही साथ शार्क का विनाश प्रारंभ हो जाता है। आधुनिक जो स्तनपायी हैं उनका आविर्भाव होने लगता है, वह अस्तित्व में आने लगते हैं। साथ ही साथ जो भारत का उत्तर का विशाल मैदान है उसका निर्माण भी प्लायोसीन काल में ही माना जाता है। इसके बाद नियोजोइक युग या नूतन महाकल्प आता है, जो कि अभी वर्तमान में चल रहा है। इसके भी बहुत सारे काल हैं। सबसे पहला है प्लीस्टोसीन काल, जिसका 1 मिलियन से 10,000 वर्ष पूर्व का समय माना जाता है। और इस समय यूरोप में 4 हिमयुग आए थे, अर्थात 4 बार हिमयुग आए थे। मतलब पूरा यूरोप बर्फ से जम गया, फिर बर्फ पिघली, फिर बर्फ से जमा, फिर बर्फ पिघली। तो इस तरीके से यहाँ पर 4 हिमयुग का सामना यूरोप को करना पड़ा था। पृथ्वी पर उड़ने वाले पक्षियों का आविर्भाव होने लगा था। मानव तथा अन्य स्तनपायी जीवों का वर्तमान स्वरूप इसी काल में अस्तित्व में आया था। इसलिए इस युग को हिमयुग कहा जाता है। हिमयुग क्यों कहा जाता है? क्योंकि यूरोप में 4 हिमयुग का सामना इसी प्लीस्टोसीन युग में ही करना पड़ा था। किसमें करना पड़ा था? प्लीस्टोसीन युग में करना पड़ा था। इसके बाद आता है होलोशीन युग। होलोशीन युग 10,000 वर्ष पूर्व से माना जाता है। 10,000 वर्ष पूर्व जो युग था उसे होलोशीन युग कहा जाता है। अब इस समय तापमान में वृद्धि के कारण प्लीस्टोसीन जो काल की जो हिम थी, इसके पहले की जो हिम थी, जिस समय यूरोप में 4 बार हिमयुग आया था, तो वह पिघलने लगती है, वह समाप्त हो जाती है पिघलकर। और मनुष्य अब धीरे धीरे यहाँ पर कृषि करना चालू कर देता है, पशुपालन चालू कर देता है और धीरे धीरे फिर स्थायी रूप में निवास करना भी चालू कर देता है। तो इस तरीके से अब जो होमोसेपियंस था, जो एक आधुनिक मानव के रूप में धीरे धीरे अस्तित्व में आ रहा था, उसका विकास होलोशीन काल में ही माना जाता है, अर्थात आज से 10,000 वर्ष पूर्व ही माना जाता है। तो इस तरीके से पृथ्वी की आयु की गणना, साथ ही साथ पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की गणना हम इस आधार पर कर सकते हैं। इन महाकल्पों के आधार पर, इन पीरियडों के आधार पर हम कर सकते हैं।
तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा कि पृथ्वी किस तरीके से आग का गोला थी, किस तरीके से वह ठंडी हुई और किस तरीके से धीरे धीरे पहले समुद्र में जीवों का विकास हुआ, वनस्पति का विकास हुआ, फिर धीरे धीरे कैसे रेप्टाइल वर्ग आया, फिर कैसे जो जमीन है या स्थल रूप है वहां पर जीवों का विकास हुआ और किस तरीके से अभी आधुनिक मानव और आधुनिक जो जीव जंतु और वनस्पति आपको दिखाई देती है या जो खनिज संसाधन आपको दिखाई देते हैं या जो चट्टानों के रूप आपको दिखाई देते हैं वह अस्तित्व में आए। तो पृथ्वी के भूगर्भ के इतिहास या जो समय सारणी है उसके अंतर्गत आपको पृथ्वी में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का ही अध्ययन करना था। तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, हर कल्प की जो भी विशेषताएं उनको याद करिएगा, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है। 11 नंबर में सीधा आ जाएगा कि पृथ्वी के भूगर्भिक समय सारणी का वर्णन कीजिए या पृथ्वी के भूगर्भ के इतिहास की व्याख्या कीजिए, या फिर अलग अलग महाकल्प आपसे पूछ लिए जाएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो इस तरीके से प्रश्न इस टॉपिक से अलग अलग तरीके से बन सकते हैं। साथ ही साथ ये भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की आयु या पृथ्वी की गणना किस आधार पर की जाती है। तो जो मैंने आपको पहले बताया था कि किन किन आधार पर पृथ्वी की गणना की जाती है, साथ ही साथ पृथ्वी की आयु कितनी है यह किस किस आधार पर पता लगाया गया है, तो यह भी आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इस पर भी प्रश्न आ सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसके अंतर्गत अब हम धीरे से आगे बढ़कर पृथ्वी के आंतरिक इतिहास या आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। हमने देख लिया कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, हमने देख लिया पृथ्वी कैसे ठंडी हुई और कैसे अब इसमें जीवों का अस्तित्व हो गया। अब हम आगे की वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। फिर उसके बाद अगली वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी पे जो अभी वर्तमान में महाद्वीप आपको दिखाई देते हैं, जो महासागर दिखाई देते हैं, वह किस तरीके से अस्तित्व में आए। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।